सुन रहे हैं भाग 14। लेकिन मनोहर लाल की बातें सुनकर पार्वती को काटो तो खून नहीं। वो तो जैसे एकदम से ये सब सुनकर खुद को ठगी हुई महसूस करने लगी। उसने मनोहर लाल से इसका कुछ उपाय करने को बोला। सचिन को सारी बातें बताने को बोली। उनकी बात सुनकर मनोहर लाल मना करने लगते हैं। नहीं नहीं भाभी, ऐसी गलती कभी मत करना। हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सचिन ठहरा शहर में पढ़ने वाला जवान खून, वो इन सब बातों पर कभी यकीन नहीं करेगा। उल्टा हमें ही गलत समझेगा, क्योंकि उसकी शादी से सबको परेशानी थी। उसे यही लगेगा कि हम इस शादी से खुश नहीं थे, तो छोटी बहू के खिलाफ उल्टी सीधी बात करके अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं, उसे बदनाम कर रहे हैं। हमें बहुत समझदारी से काम लेना होगा, और आप भी आवेश में आकर छोटी बहू से ऐसा कुछ मत बोलना, क्योंकि यदि वो काली जादू के साए में हुई तो फिर आप लोगों को, बच्चों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। अभी हमें इन बातों को अपने तक ही रखना होगा। मैंने तो महेश तक को नहीं बताई ये सब बातें, वो भी गुस्से का तेज ठहरा, पता नहीं क्या कर बैठे। आप मुझ पर भरोसा रखो, मैं कुछ न कुछ हल जरूर निकाल लूंगा। राम भाई साहब को मैंने अपने बड़े भाई का दर्जा दिया है, इस घर को इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगा। मनोहर लाल पार्वती को ढांढस बताते हुए बोले। पार्वती तो जैसे ये सब सुनकर अपने में ही नहीं रही थी। बस आपका ही सहारा है भाई साहब। कल लीला बहन भी आई थी, वो भी किसी जानकार का बता रही थी। बोली थी कि उसे लेकर जल्दी घर आएगी, पर आप भी कुछ करो, मेरी तो मती ससुरी काम ही नहीं करे ये सब सुनकर। पार्वती मनोहर लाल से बोली। वो लोग ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी गुलाबो अचानक वहाँ आ जाती है। माँ जी, रमा दीदी की तबीयत अब कैसी है? सुना उनको बुखार आ गया। आखिर हुआ क्या था रात में? जेठ जी ने आधी रात को मेरे कमरे का दरवाजा खटखटा के उठाया। रमा भाभी भी डरी हुई थी। गुलाबो अनजान बनते हुए उन लोगों से बोली। मनोहर लाल और पार्वती उसे बड़ी हैरानी से देखते हैं। क्या बोले उससे, कुछ समझ नहीं आता उनको। मैं क्या बताऊं, तू खुद देख ले जाकर। इस घर में रोज अनहोनियां हो रही है, तू भी तो सब जाने है। इस घर में तू भी है, तुझे सब पता होना चाहिए क्या घट रहा है क्या नहीं। पार्वती गुलाबो की तरह तिरछी नजर करते हुए बोली। मनोहर लाल पार्वती को चुप रहने का इशारा करते हैं। ठीक है, मैं खुद जाकर देख लेती हूँ। गुलाबो सीधी रमा के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। अंदर रमा के पास खुशबू बैठी हुई थी। गुलाबो को देखकर वो पलंग से उठकर एक तरफ खड़ी हो जाती है। रमा की नजर जैसे ही गुलाबो पर पड़ती है, उसके चेहरे पर डर के भाव उभर आते हैं। वो खुशबू का हाथ जमकर पकड़ लेती है। कैसी हो दीदी? रात को क्या देख लिया आपने जो इस तरह बीमार पड़ गई? गुलाबो आंखों में एक अलग ही चमक लिए रमा से पूछती है, पर रमा कुछ जवाब नहीं देती, बस पास में खड़ी खुशबू को देखती रहती है। गुलाबो फिर रमा को देखकर बोलती है। अपना ख्याल रखो दीदी, छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, इस तरह आधी रात को उठकर अकेले बाहर घूमना ठीक नहीं। ये सुनसान रातें बहुत डरावनी और खतरनाक होती है, कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। इतना कहते ही वो पास में खड़ी खुशबू को गौर से निहारती हुई कमरे से बाहर निकल जाती है। रमा उसकी ये बातें सुनकर और भी डर जाती है। शाम के समय पार्वती और महेश बाहर खटिया पर गुमसुम बैठे रहते हैं। खुशबू रमा के पास अंदर कमरे में रहती है। तभी एक छोटा लड़का वहाँ आता है। वो उन दोनों से बोलता है। दादी दादी, आपको ना मेरी दादी ने घर पर बुलाया है, उनको कुछ बात करनी है, वो यहाँ नहीं आ सकती, आप ही चलिए। उसकी बात सुनकर पार्वती महेश से बोलकर उस लड़के के साथ चल देती है। पार्वती लीला ताई के घर पहुँचती है। कैसी हो लीला बहन, अब सर की चोट कैसी है? पार्वती पास में खटिया पर लेटी हुई लीला से पूछती है। उसे जाने दो, वो चोट तो ठीक हो जाएगी। मैंने तुमको इसीलिए बुलाया है कि मैंने गिरीश को, वो लीला ताई का लड़का, उसको भेजकर वो जानकार तांत्रिक का पता कराया है। गिरीश उनसे मिलकर आया है। वो कल दोपहर को ठीक 3 बजे तुम्हारे घर आएंगे। उन्होंने ये कुछ सामान की लिस्ट दी है, तुम महेश से मंगवा लेना और चुपचाप सारी तैयारी कर लेना। किसी भी तरह उस गुलाबो को पता मत होने देना। ये उन्होंने बहुत सख्त बोला है, इसीलिए मैं वहाँ नहीं आई, तुमको यहाँ बुलाई हूँ। लीला एक कागज पकड़ाते हुए पार्वती से बोली। पार्वती वो कागज लेकर अपने पास रखते हुए बोली। क्या बताऊं लीला बहना, अब तो उस तांत्रिक महाराज को जल्दी बुला ही लो। इतना कहते ही पार्वती ने पिछली रात वाली सारी घटना लीला को बताई। सुनकर वो भी आश्चर्य से दोहरी हो गई। बाप रे, इतना सब हो गया? रमा झूठ तो नहीं बोलेगी, उसने जो देखा होगा वही बोला होगा। बेचारी,
भगवान उसकी रक्षा करे। तुम उसे अकेले मत छोड़ना। महेश से कहना उसके पास ही रहे। मुझे उसकी आंखों में देखकर ही शक हुआ था। वो सामान्य इंसान की आंखें नहीं लग रही थी। भगवान जाने क्या बला है, क्या चक्कर है उसके साथ। मुझे तो लगता है उस पर जरूर कोई ऊपरी हवा का साया है, उसी में वो ऐसा कर रही है। तुम्हारे घर में तुलसी का सूखना, बना बनाया ताजा खाना एकदम से खराब होकर बदबू मारने लगना, ये सब उसी के लक्षण हैं। पर तुम चिंता मत करो, बस कल तक की बात है। कल वो तांत्रिक महाराज खुद आएंगे तुम्हारे घर, मैं भी साथ ही में रहूंगी। लीला पार्वती के हाथ पर हाथ रखते हुए बोली। पार्वती उससे बाकी की बातें करके वापस घर आ जाती है। वो जैसे घर आती है तो सामने गुलाबो खटिया पर बैठी हुई गोद में बिट्टू को खिलाती रहती है, उससे मस्ती करती रहती है। पार्वती ये सब देखकर मन ही मन डर जाती है, पर उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो उससे कुछ बोले। गुलाबो की नजर जैसे ही बाहर से आती पार्वती पर पड़ती है, वो पूछ बैठती है, अरे माँ जी, कहाँ चली गई थी आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। इस तरह रमा दीदी को अकेला छोड़कर कहीं मत जाया करें, पता नहीं कब क्या हो जाए। उनकी तबीयत ठीक नहीं ना। मैं तो खैर हूँ ही, पर वो ज्यादा आपसे बात करती हैं। गुलाबो कुटिलता से आंखें घुमाकर पार्वती से बोली, वो बस यही मंदिर तक गई थी। मन कुछ अशांत था, इसीलिए सोची कि भगवान के दर्शन कराऊं। पर खुशबू को छोड़कर गई थी मैं उसके पास, और फिर महेश भी तो था ना यहीं। पार्वती डरते कांपते हुए लड़खड़ाती जुबान से गुलाबो से बोली, खुशबू, उसे तो मैंने घर भेज दिया। अचानक से गुलाबो का स्वर कुछ कड़क हो जाता है, गंभीर हो जाता है। उसकी आंखें लाल सुर्ख हो जाती है। वो पार्वती को घूरते हुए बोली, पार्वती को काटो तो खून नहीं। अचानक से गुलाबो के बदले स्वर और लाल आंख देखकर वो अवाक रह जाती है, उसे ही देखती रहती है। तभी गुलाबो फिर मुस्कुराते हुए मृदु स्वर में उससे बोलती है, अरे माँ जी, मतलब वो दिन भर से तो यही थी दीदी के पास। रात होने को आई और फिर उसका अपना भी घर है, उसे भी अपने काम होंगे। बेचारी बोल नहीं पाती, लेकिन हमें तो सोचना चाहिए ना, इसीलिए मैंने उसे भेज दिया। और जेठ जी तो किसी काम से चले गए। रमा दीदी तो बात ही नहीं करती मुझसे, इसीलिए मैं अकेली बाहर बैठी बैठी क्या करती, सो बिट्टू के साथ खेलने लगी। मुन्नी अंदर है रमा दीदी के पास। गुलाबो अंदर की तरफ इशारा करते हुए बोली। पार्वती गुलाबो की गोद में बैठे बिट्टू को देखकर सहम जाती है। उसे अंदर ही अंदर बहुत डर लगने लगता है बिट्टू को लेकर। तभी गुलाबो फिर बोलती है बिट्टू से, क्यों बिट्टू बेटा, कैसी लगी हमारी मीठी गोली? मजा आया ना? यदि हमें यूं ही खुश रखोगे तो हम रोज आपको ऐसी मीठी गोलियां देंगे, पर यदि नाराज करोगे तो फिर हम। गुलाबो मुस्कुराकर बिट्टू की तरफ देखते हुए उसकी गाल खींचकर बोली। बिट्टू हंसते हुए हाँ में सर हिला देता है। पार्वती बिट्टू को इस तरह उसकी गोदी में खेलते हुए देखकर बहुत डर जाती है। वो बिट्टू को बहाने से अपने पास बुलाकर डरते डरते गुलाबो को देखती हुई अंदर चली जाती है। गुलाबो भी पार्वती को अजीब नजर से घूरते हुए जाते देखकर मुस्कुराने लगती है।